नमस्कार दोस्तों। यूपी टेट और सी टेट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखें। पहला क्वेश्चन, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यूनाइटेड किंगडम का जो है लचीला संविधान है। क्यों है इसका डिस्क्रिप्शन देखें। डिटेल्स, विश्व में यूनाइटेड किंगडम एकमात्र ऐसा संविधान है। यूनाइटेड किंगडम का एक ऐसा संविधान है जो ना तो योजनाबद्ध तरीके से और ना ही लेखबद्ध किया गया है। मतलब ये है कि इसका संविधान लिखित रूप में नहीं है। यूके का कोई मूल संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, इसलिए इसे अलिखित, अकोडित और लचीला संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ भिलाई में स्थित इस्पात का कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। मुख्यतः रेलों उत्पादन के लिए किया गया था और इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई थी सन 1955 में। अगला क्वेश्चन है, नगम निगम द्वारा कर लगाया जा सकता है तो कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी कर लगाए जा सकते हैं। यह एक क्या है? नगर निगम एक स्थानीय संस्था है। नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता अन्य शहरों के लिए है। यह संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई। भारत की संसद के अधिनियम द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र में राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है। प्रत्येक के भिन्न भिन्न भी हो सकता है। नगर निगम में 3 प्राधिकरण हैं: परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त। नगर निगम के अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर और मनोरंजन कर इत्यादि कर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षमता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक क्षमता का अधिकार है। क्षमता का मौलिक अधिकार, इसकी डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान में समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में 14 से 18 तक क्षमता का अधिकार प्रदान करता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया है और हटा करके दूसरी जगह ऐड कर दिया गया है। तो क्या किया गया है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास अब कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आज की डेट में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे, तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। पहला मूल अधिकार क्या है? क्षमता का अधिकार। क्या है पहला? क्षमता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सभी के अनुच्छेद देख लें। क्षमता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी कहाँ से? मुंबई से थाड़े के बीच। कहाँ चली थी दोस्तों? मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। देखते हैं डिटेल। भारत में क्या है? रेलवे लाइन का श्रेय जो जाता है रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीफेंस को प्राप्त है। रेल ने निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। भारत में पहली रेल यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के
बोरी बंदर स्टेशन कहाँ से? बोरी बंदर स्टेशन से क्या है, जो आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्री थे। ठीक है, पहली ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियार पाया जाता है? क्या पाया जाता है? रेडियार। तो रेडियार पाया जाता है दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। रेडियार आर्कटिक जैसे ठंडे टुंड्रा इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया और उत्तरी रूस में रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इन्हें कारिबू, यूरोप में रेडियार और हिरण परिवार के सदस्यों रेडियार के पास जलवायु के लिए समायोजित करने के लिए मोटा कर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों शीतोष्ण घास प्रदेश क्या क्या है? तो कंपास इसका शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, और सभी बाकी क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। तो देखते हैं सभी कहाँ कहाँ है, इनको पूरा देख लें। पहला, अर्जेंटीना में क्या है? पंपास है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है और मध्य एशिया में स्टेपी है। तो सभी क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, मध्य एशिया में स्टेपी। और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं उनको भी देख लें। वेनेजुएला में क्या है? लानोज है। ठीक है, और ब्राजील में कंपोज है, और पूर्वी अफ्रीका में शवाना घास की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, शवाना घास का मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? यानी बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं एशिया का महाद्वीप अपना सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखते हैं डिटेल। एशिया या जम्बू द्वीप, यानी एशिया महाद्वीप को जम्बू द्वीप या आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कहा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में? 1/3 भाग में फैला हुआ है। कई 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप कहाँ फैला हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है, और कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में है। अगला क्वेश्चन, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जो जनजाति है कहाँ पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में। कहाँ निवास करती है? इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी। इसको आप डिटेल में देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। थारू जनजाति थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6 लोग थारू हैं। भारत में बिहार के चंपारण जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल में और ऊधम सिंह नगर में थारू पाए जाते हैं। थारुओं का मुख्य निवास स्थान जलोढ़ मिट्टी वाला हिमालय का संपूर्ण उप पर्वतीय भाग तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले वाला तराई प्रदेश। ये हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहार मानते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो कहाँ पर होता है जो पशुओं का मेला होता है दोस्तों? तो वो सोनपुर में होता है। कहाँ होता है? सोनपुर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? सोनपुर में। देखते हैं डिटेल। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर दिसंबर में लगता है। कब लगता है? सोनपुर बिहार में पड़ता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और नवंबर दिसंबर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। कहा है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? छत्तर मेला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ? दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। डिटेल देखते हैं। आरक्षण आदिकालीन शब्द है। क्या है? आरक्षण आदिकालीन शब्द है, जो दो शब्द आरक्षण से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है किसी अधिकार को आरक्षित करना या सुनिश्चित करने की व्यवस्था करना। 73वां संविधान संशोधन
73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा प्रदान की, बल्कि यह महिलाओं की पंचायतों में 33% आरक्षण प्रदान कर उनकी सहभागिता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। क्या करता है? सहभागिता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। सर्वविदित है कि संसद ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने के लिए हरी झंडी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? दोस्तों सभी जानते हैं 35 ईयर होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए 35। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, यानी केंद्र सरकार नामित करती है और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल केंद्र का नाम निर्देशित होता है, किंतु यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उसके अधीनस्थ है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं होनी आवश्यक है। प्रथम, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बस 2 ही योग्यताएं हैं उसकी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए सही कूट चुनें। तो दोस्तों आप सही कूट चुन सकते हैं, बहुत ही मोस्ट है, आप इसको देखें। भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत, सूची में प्रधानमंत्री, सरपंच। तो संघ सूची का देखते हैं। संघ सूची तो प्रधानमंत्री रहेंगे, राज्य में आपके राज्यपाल रहेंगे, नगर निगम में मेयर रहेंगे और ग्राम पंचायत में सरपंच रहेंगे। तो पहला ऑप्शन देखो 1 3 4 2, 1 3 4 2, देखते हैं 1 3 4 2। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही देखो ऑप्शन सही है। अगला क्या है? अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो इसका दोस्तों प्रयोग, दोस्तों केवल लिखा है, ये केवल नहीं है दोस्तों, केरल है। क्या है दोस्तों? केरल है। क्या है? केरल है। तो केरल में 1959 में इसका प्रयोग किया गया था। डिटेल देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 को अगर सीधे सरल भाषा में परिभाषित करें तो इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का गठन सन 1961 में किया गया था। इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और संकीर्णता की बुराइयों से निपटना है। इसकी पहली बैठक वर्ष 1962 में हुई थी। अनेकता में एकता के सिद्धांत पर यह आधारित है। ठीक है। इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद में आपके इतने सदस्य होते हैं, इनको ध्यान दें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला क्वेश्चन समय वेस्ट ना करते हुए, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह क्या है? तो दोस्तों है एखोर्निया क्रॉन्सिपस। क्या है? जलकुंभी। क्या है दोस्तों? इसको जलकुंभी भी बोलते हैं। तो जलकुंभी है जो बंगाल में आतंक किए हुए है। तो क्या है? जलकुंभी। जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है जो मूलतः अमेजन का है, लेकिन अब वह पूरे विश्व में फैल गया है। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, इसमें क्या होता है? अगला क्वेश्चन, प्रोटीन नहीं पाया जाता,
यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। डिटेल देखते हैं दोस्तों। विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच में संयोजित कड़ी माना जाता है। विषाणु के अजैविक लक्षण विषाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है, फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं। अगला, विषाणु के जैविक लक्षण वायरसों में माप, आकृति और संरचना के लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीवों की भांति निश्चित एवं स्थायी होते हैं तथा सजीव तंत्रों के संगठन में भाग लेने वाले विविध पदार्थों में से ही दो प्रमुख पदार्थों के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायक होता है वो कौन सा होता है? तो इथालीन होता है, इथालीन होता है। पादप हार्मोन्स जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करने देते हैं। पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। वे हैं ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। एथिलीन हार्मोन यह एक गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रण हार्मोन है, मुख्य कार्य फलों को पकाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो इसका सटीक आंसर है क्लॉस्ट्रिडियम। क्या है? क्लॉस्ट्रिडियम। डिटेल देखते हैं दोस्तों। क्लॉस्ट्रिडियम स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक जीन्स है। इस जीन्स में कई महत्वपूर्ण रोग शामिल हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी वायु जैसे नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, कहाँ है इसका विस्तार? तो प्रायद्वीपीय पठार में। कहाँ है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार में। कार्बी एंगलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में भारतीय प्लेट का एक विस्तार है। कार्बी मेघालय पठार मुख्य भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिमी ग्रीस में मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। इस पठार की समुद्र तट से औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण कौन सा है? यूप्लेक्टेला। क्या है? यूप्लेक्टेला इसका एग्जाम्पल है। डिटेल देखते हैं। कांच स्पंजों में सबसे सुंदर स्पंज यूप्लेक्टेला वंश के होते हैं, जिन्हें वीनस की पुष्प मंजुला के नाम से जाना जाता है। ये समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। ये स्पंज जापान, फिलीपींस आदि देशों के निकट प्रचुरता में मिलते हैं। ये स्पंज लंबी, बगरीद, पतली भित्ति वाले और बेलनाकार नालियों के समान होते हैं। इनकी वक्रित और दृढ़ संरचना समुद्र की मंद और सतत जलधारा के समान होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, क्या है दोस्तों? अमीनो अम्ल। क्या है? अमीनो अम्ल। डिटेल देखते हैं। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है जो कि एमिनो अम्ल से बनती है। एमिनो अम्ल की संख्या में 24 होते हैं। 8 एमिनो अम्ल का निर्माण शरीर में नहीं होता है, जिनको अनिवार्य अमीनो अम्ल कहा जाता है, तथा यह भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों तारक काय क्या होता है दोस्तों? तारक काय। तारक काय क्या होता है? अनुपस्थित होता है। डिटेल देखते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप
और जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका के अवयव निम्नलिखित हैं। क्या है अवयव? कोशिका में जो अवयव होते हैं वो निम्नलिखित हैं, देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, साइटोप्लाज्म। क्या होते हैं? ये होते हैं। आगे तारक काय, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय कहाँ पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसकी खोज बोबरी ने की थी दोस्तों। किसने की थी? बोबरी ने की थी। इसके अंदर एक या दो कण जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। देखते हैं आगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्या है? यकृत। डिटेल देखते हैं। ग्रंथि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन्स और प्रोटीन का स्त्राव करती है और संश्लेषण करती है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। लीवर यानी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। यकृत शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण अंगों में से यकृत की कोशिकाओं आकार में सूक्ष्मदर्शी से ही देखी जा सकती हैं, परंतु ये बहुत कार्य करती हैं। कैसे कार्य करती हैं? बहुत सारा कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी दोस्तों, उत्तर प्रदेश का टीटी देख रहे हैं। टीटी देख रहे हैं तो दोस्तों उसमें उत्तर प्रदेश का आपको राष्ट्रीय पक्षी, हर चीजें राष्ट्रीय, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, राजकीय चिन्ह, हर चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों राजकीय पक्षी की चर्चा हो रही है, तो राजकीय पक्षी आपका सारस है दोस्तों। क्या है? सारस। देखते हैं आगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। आगे आपके वीडियोज डालते जाएंगे और आपकी हेल्प हो सकेगी। 8 दिन के बाद आपका समथिंग एग्ज़ाम है, डेट बढ़ जाए तो कुछ आगे और अपन देखते हैं। दोस्तों राजकीय पक्षी सारस। क्या है दोस्तों? राजकीय पक्षी क्या है? सारस, क्रेन। राजकीय पुष्प पलाश, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। डॉक, टेसू। राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान। पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। मछली क्या है दोस्तों? चीतल है। चीतल यहाँ पर चीता नहीं है, चीतल मछली होती है। मोए। क्या? मोए। और अगला थोड़ी से और आगे। मोर हमारे देश का क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। आगे चलते हैं। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? दोस्तों परिवार से क्वेश्चन लिया गया है। किसमें शामिल है? ग्रामीण शामिल है दोस्तों। कहाँ? ग्रामीण में। डिटेल। अधिवास मानव निवास के मूल आधार है। मानव समूह जहाँ स्थायी या अस्थायी रूप से घर बनाकर रहते हैं, उन समूहों को मानव अधिवास कहते हैं। ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवास सामान्यतः एकाकी अधिवास, कृषक घर, पुरवा और गांव आते हैं। ग्रामीण अधिवास से तात्पर्य उस अधिवास से होता है जिसे के अधिकांश निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि के विदोहन का निर्भर करते हैं, अर्थात जिनके इनके निवासियों के मुख्य उद्यम कृषि, पशुपालन आदि हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत क्या है? किलिमंजारो। कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखीय शंकु, किबो, मवेंजी शिरा के साथ अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,895 मीटर और 19,341 फीट है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। कहाँ है? एलिफेंटा की गुफाएं आपकी मुंबई में पड़ती हैं, महाराष्ट्र में है, तो वहीं पर होगा ये दोस्तों। कहाँ पर? मुंबई के तट पर। देखते हैं डिटेल। एलिफेंटा द्वीप धारपुरी मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर समुद्र के एक छोटा सा द्वीप है। इस रहस्यमयी द्वीप दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक चुंबक है। 1987 में पूरे मंदिर परिसर में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में प्रवेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है कितनी? 70 से 200 सेंटीमीटर। डिटेल देखो।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। ये वन भारत के उन अत्यधिक आर्द्र उष्ण भागों में मिलते हैं जहां औसत अधिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्षों में रबड़, महोगनी, एबोनी नारियल, बांस, बेत, आइसवुड प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है? तो बी डीएनए सामान्य रूप में पाया जाता है। डिटेल देखें विस्तार से। डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारी को उसके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1, ए डीएनए समान दाईं ओर कुंडलित होता है। बी डीएनए यह सबसे आम डीएनए का प्रकार है और दाईं ओर कुंडलित होता है। बी प्रकार के अधिकांश डीएनए का बनावट सामान्य शरीर स्थितियों के अनुसार होती है। अगला जेड डीएनए होता है। जेड डीएनए बाईं ओर का डीएनए होता है जहां लिंक जैक पैटर्न की बाईं ओर द्विकुंडलित घुमाव होता है। वाटसन और क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। नोट आगे, डीएनए की खोज एक स्विस जीव विज्ञानी जोहन फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में की थी। डीएनए अणु के दोहरे कुंडलित ढांचे की बाद में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रयोगात्मक डेटा के माध्यम से खोजा गया। बाद में साबित हो गया कि डीएनए मनुष्य की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये रहा दोस्तों आपका पर्यावरण 2018 का, नहीं 2018-19 में जो पेपर हुआ था टीएटी का, उसका आपका पेपर है। तो दोस्तों इसका रिवाइज कर लें, इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं टेट में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि इसी तरह के आप वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हमको भी मालूम चले कि आप क्या मांग कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।